सबसे बड़ी राष्ट्रवादी पार्टी, संस्कारी पार्टी, इतनी बड़ी पार्टी भाजपा अपने आप को बताती है, लेकिन अभी तक अपना राष्ट्रीय अध्यक्ष ढूंढ ही नहीं पा रही है। हम लोग लगातार चर्चा कर रहे हैं, लेकिन इनको राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं मिल पा रहा है। कहाँ कौन सा पेज है? केपी मलिक सर, आप तो बड़ी भीतर की जानकारी रखते हैं, इसलिए मैं आपसे ही जानना चाहूंगी, कौन सा पेज फंसा हुआ है? भारतीय जनता पार्टी के लिए, भारतीय जनता पार्टी के पास राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए लोगों की लाइन लगी है, कोई कमी नहीं है। लेकिन बनाया किसको जाए, इसका निर्णय कौन लेगा? जितनी मेरे सूत्र खबरें बताते हैं, जितनी मुझे खबरें आती हैं, हालांकि लेट पे लेट उसमें हो रहा है, संघ ने साफ साफ कह दिया है कि उनकी पसंद का राष्ट्रीय अध्यक्ष होगा। नंबर 1 पे संजय जोशी का नाम संघ की तरफ से दिया गया है। उस पे ये लोग असहज हो जाते हैं। इनको पता है कि अगर संजय जोशी जी बन गए तो इनकी दुकान अगले दिन बंद हो जाएगी। ऐसी परिस्थितियों में संघ की तरफ से कुछ इस तरह का भी प्रस्ताव है कि जैसे नड्डा जी को बिठा के पार्टी अमित शाह चला रहे हैं, उसी प्रकार से राष्ट्रीय अध्यक्ष किसी दूसरे आदमी को बना दिया जाए, लेकिन पार्टी तो संजय जोशी ही चलाएंगे। संजय जोशी की पार्टी में एंट्री और आरएसएस की पसंद और संजय जोशी की पसंद का राष्ट्रीय अध्यक्ष ही भारतीय जनता पार्टी में बनेगा। वो 15 दिन में बने, वो 2 महीने में बने, वो 1 साल में बने, 6 महीने में बने। आज जो गुजराती लॉबी है उसमें इतनी हिम्मत, इतनी ताकत नहीं बची हुई है कि वो अपने तरीके से, अपने नजरिए से चीजों को बदले। आज उनमें इतनी ताकत नहीं बची हुई है। वो चारों तरफ आज घिरे पड़े हैं। चाहे आप इसके समर्थन के हिसाब से देखें, चाहे देश की रणनीति के हिसाब से देखें, चाहे विदेश की रणनीति के हिसाब से देखें, चाहे पाकिस्तान के हिसाब से देखें, चाहे अमेरिका के हिसाब से देखें, चाहे सिंदूर के हिसाब से देखें, वो चारों तरफ से इस प्रकार से घिर चुके हैं कि वो बहुत घबराहट में हैं। अब आप देखिए कि 2 दिन पहले 200 सांसदों का दल इकट्ठा होता है और वो चिट्ठी लिखते हैं कि भाई संसदीय दल की एक मीटिंग इमरजेंसी बुलाई जाए, तो इतने डर गए कि अगले दिन घोषणा कर दी है कि 21 जुलाई से संसद शुरू हो रहा है। इसका मतलब यह है कि आप विशेष सत्र नहीं बुलाना चाहते हैं, लेकिन आप दबाव में तो हैं, तो आप तुरंत घोषणा कर देते हैं कि 21 जुलाई से पार्लियामेंट शुरू होगी और 12 अगस्त तक चलेगी। इसका मतलब यह है कि आप विशेष सत्र बुलाने की हिम्मत आप में नहीं बची हुई है, क्योंकि आपको पता है कि आपकी खिंचाई वहां पे होगी और खाली विपक्षी नहीं, अंदर के लोग भी सवाल पूछेंगे। आज बात यह हो गई है कि बाहर के लोग तो जो सवाल पूछ ही रहे हैं, अब सवालों का दौर अंदर से चल रहा है। मैं बार बार कहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के अंदर जो संघ और की मानसिकता के, संघ की विचारधारा के जो सांसद भारतीय जनता पार्टी में हैं, उन्होंने सवाल पूछने शुरू कर दिए हैं। कुछ लोग सवाल संघ चालक के माध्यम से पूछ रहे हैं और कुछ डायरेक्ट पूछ रहे हैं। इसमें कोई दो राय नहीं है कि संघ और भारतीय जनता पार्टी के लोग नहीं चाहते कि भारतीय जनता पार्टी सत्ता से बाहर हो, लेकिन वो इस जो समीकरण अभी चल रहा है, अभी जो सत्ता चल रही है, उससे कहीं तो ना अब तो कहीं एक सब तरीके लोग से संघ ने असहज हैं। दूरी भी बना ली है, प्रचारक भी भेजने से मना कर दिए हैं। तो ये देखकर लग रहा है कि खटास तो बहुत ज्यादा है, नाराजगी बहुत ज्यादा है। तो संघ अपनी क्यों नहीं चला रहा है? क्योंकि कहीं ना कहीं संघ एक बड़ा बड़ी जगह रखता है, तो संघ अपनी क्यों नहीं चला पा रहा है, ये समझ से परे है। नहीं, परंतु हमें यह समझना होगा कि संघ बड़ी जगह है, संघ का ओहदा जो है बहुत बड़ा ऊंचा है। है, जनता पार्टी से कहीं ज्यादा है। लेकिन संघ ये नहीं चाहता है ना कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार गिर जाए और विपक्ष की सरकार बन जाए। संघ इस डर से डरा हुआ है। संघ को यह डर है, इनका कहना यह है कि हम रायता बिखेर देंगे, हम नहीं तो कोई नहीं, हम गए तो तहस नहस कर देंगे। इससे संघ डरता है। संघ तो ये चाहता है कि इनको हटा के किसी अच्छी मानसिकता के व्यक्ति को या इस प्रकार की मानसिकता के व्यक्ति को प्रधानमंत्री बनाया जाए जो दूसरे दलों में भी जिसकी स्वीकार्यता हो। उसमें गडकरी का नाम हो सकता है, राजनाथ जैसे नेताओं का नाम हो सकता है, क्योंकि उनकी मान्यता दूसरे सियासी दलों में भी है। तो उस पर यह मनोज सहज सिन्हा का नहीं। नाम कहा जा रहा है, रेस में सबसे ऊपर चल रहा है। देखिए, मनोज सिन्हा उत्तर प्रदेश से आते हैं। मनोज सिन्हा अभी कश्मीर में है और वो उत्तर प्रदेश में उनको मुख्यमंत्री बनाने के लिए भी इन लोगों ने किया था। वो गुजरात लॉबी के ही व्यक्ति माने जाते हैं, लेकिन संघ उनके नाम पे राजी नहीं है। अगर उनका नाम ज्यादा चल रहा है तो इसका मतलब ये समझ लीजिए कि उनका नाम कहीं नहीं चल रहा है। जो नाम चलता है वो कहीं नहीं होता है, और जो बनता है या जिसका नाम होना होता है उसका नाम कहीं नहीं चलता है। ये तो आप पिछले 10 साल से प्रज्ञा देख रहे हैं। तो मनोज सिन्हा का नाम अगर बार बार चल रहा है तो इसका मतलब मनोज सिन्हा का कहीं कुछ नहीं है।
मनोज सिन्हा का ये हो सकता है कि उनको कश्मीर से वापस ला के संगठन में भेज दिया जाए या कोई दूसरा दायित्व दे दिया जाए या किसी दूसरे राज्य का गवर्नर उनको बना दिया जाए। उस तरह की उनकी बदलाव जरूर हो सकता है, लेकिन उनको को राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दिया जाए या उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बना दिया जाए, मैं इस बात से सहमत नहीं हूँ। तो सर अभी क्या लग रहा है कि आरएसएस और बीजेपी की इस तकरार में, इस लड़ाई में अंततः जीतेगा कौन? क्योंकि राष्ट्रीय अध्यक्ष तो देना ही है और बहुत टाल दिया, अब कितना टालेंगे? और देखिए प्रज्ञा, मेरी जो खबर है उसमें यह है कि आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी की जो गुजरात लॉबी है उसमें बहुत ज्यादा तनाव है और संघ ने कह दिया है कि कोई समझौता नहीं होगा। उन्होंने जो अपनी बातें कहनी थी कह दी हैं। अब ये बीच बीच में कुछ कुछ नई नई चीजें आ जाती हैं। पहले चुनाव आ गए थे, फिर बीच में पहलगाम आ गया, अभी बीच में बिहार चुनाव पे चल रहे हैं, कभी इनकी रैलियां निकलने लगती हैं। तो इनके पास बहाने कुछ न कुछ होते हैं चीजों को टरकाने के लिए, इसलिए उस पे ये समय को आगे बढ़ाते रहते हैं। बीच में ये चला था कि 31 तारीख को और 1 तारीख को एक मीटिंग दिल्ली में होगी और हो सकता है कि 1 तारीख को राष्ट्रीय अध्यक्ष की घोषणा हो जाए। 1 तारीख भी निकल गई। तो ये धीरे धीरे टाइम खींच रहे हैं और ये प्रकृति से प्रार्थना कर रहे हैं कि कुछ ऐसा प्राकृतिक कुछ हो जाए कि हमें और टाइम मिल जाए। जैसे किसान के यहाँ खेत में बरसात हो गई तो चलो 2 दिन का टाइम और मिल गया, उस तरह की प्रार्थना ये कर रहे हैं कि कहीं से कुछ हो जाए तो हमें और टाइम मिल जाए। लेकिन इनके पास कोई रास्ता अभी नहीं बचा हुआ है, चारों तरफ से घिर चुके हैं। मुझे तो यही नॉलेज है, यही खबर है और इसी तरह की चीजें मेरे सूत्र बता रहे हैं, क्योंकि आरएसएस ने सीधे सीधे कह दिया अब और कोई समझौता नहीं है। अब आने वाले सितंबर में भी आप देखेंगे 27 सितंबर के बाद इनके ऊपर बहुत ज्यादा दबाव है, इनको हटना पड़ेगा। संघ ने साफ कह दिया है कि आपने ही फॉर्मूला तय किया था 75 वर्ष का, आपको ही किसी और को देना पड़ेगा और ये इतनी आसानी से देने वालों में है नहीं। तो उससे भी ये बहुत ज्यादा दबाव में है, टेंशन में है। अगर आज आप चेहरा देखते हैं प्रधानमंत्री मोदी का तो साफ साफ आपको नजर आता है कि वो कितनी टेंशन में है। जी। अच्छा, बिहार चुनाव सर पर है। नरेंद्र मोदी कहते हैं कि उनकी रगों में खून की जगह पर गरम गरम सिंदूर दौड़ रहा है। आपको क्या लगता है कि बिहार चुनाव में क्या भाजपा को ऑपरेशन सिंदूर का कोई राजनीतिक फायदा मिलेगा? देखिए प्रज्ञा, ये तो जो सिंदूर की बात आप कर रहे हैं पुरानी बात हो गई है और इससे बड़ा नुकसान भारतीय जनता पार्टी को, मोदी जी को और बिहार के चुनाव में इनको हुआ है। क्योंकि सिंदूर को मेरे से ज्यादा आप जानते हैं कि सिंदूर की महत्ता कितनी है, सिंदूर को महिलाएं किस प्रकार से महत्व समझती हैं। एक बहुत बड़ा सवाल इनके सामने खड़ा हो गया है। वही महिलाएं इनको ये कहती हमारे लिए सिंदूर भेज रहे हैं, सिंदूर भेजने का हक तो सिर्फ पति को होता है। और आप पहले सिंदूर अगर भेजना है, सिंदूर से किसी की मांग भरनी है तो अपनी पत्नी की भरिए। आप अपनी पत्नी की मांग नहीं भर पा रहे हैं और पूरे बिहार की जो है महिलाओं की मांग भरने आप आ गए हैं, तो इसका तो भारतीय जनता नहीं तो मना पार्टी का करते ना कि ये तो हम करना ही नहीं चाह रहे थे, सब भ्रामक बात है। ऐसा कहा भाजपा ने कि हम कहाँ घर घर सिंदूर विंदूर भेज रहे थे। हाँ, लेकिन ये जरूर कहा मोदी जी ने कि रगों रगों में जो है खून की जगह पर सिंदूर दौड़ रहा है। नहीं, देखिए भारतीय जनता पार्टी तो आज कुछ कहती है कल कुछ कहती है। भारतीय जनता पार्टी का अगर पिछले 10 साल का आकलन करेंगे आप तो इतनी लंबी फेहरिस्त हो जाएगी। वो कह देंगे हमने तो कहा ही नहीं है। अब फिर आप वीडियो निकाल के दिखाएं। आज ये भी कहते हैं कि हमने तो 15 लाख का जुमला था, हमने तो कुछ कहा ही नहीं था, लेकिन इन्होंने तो खूब लेकिन कहा ये तो था। साफ है केपी मलिक सर कि बिहार का जो चुनाव होगा वो भाजपा विकास, रोजगार और इन सब पे नहीं लड़े, स्वास्थ्य व्यवस्था इन पे नहीं लड़ेगी, पूरी तरीके से ऑपरेशन सिंदूर के मुद्दे पर ही लड़ेगी। क्योंकि बिल्कुल साफ तौर पर देखने को यही मिल रहा है, हर जगह पर रैलियों में इसी तरह की भाषा, इसी तरह के भाषण सुनने को मिल रहे हैं। तो क्या भाजपा को इससे उम्मीद है कि इससे कोई राजनीतिक फायदा मिल सकता है? यहाँ कुछ स्कोप है? देखिए प्रज्ञा, मैं जितना बिहार को समझता हूँ, बिहार को जानता हूँ, बिहार में इस प्रकार का कोई भी भारतीय जनता पार्टी का हथकंडा चलने वाला नहीं है। वहाँ की जो जनता है वो सियासी तौर पे बहुत जागरूक है और मुझे नहीं लगता बिहार के बाद ही उत्तर प्रदेश का नंबर आता है सियासी जागरूकता में। बिहार के लोग बहुत ज्यादा जागरूक हैं, राजनीति में उनसे निपुण कोई नहीं है। वहां पे भारतीय जनता पार्टी जितने भी हथकंडे कर रही है वो सिर्फ आरजेडी और लालू और उसके परिवार को रोकने के लिए कर रही है। तेजस्वी यादव बहुत स्ट्रॉन्ग चल रहे हैं। अगर कांग्रेस का और तेजस्वी का गठबंधन अच्छे तरीके से चुनाव वहां लड़ता है तो भारतीय जनता पार्टी को बहुत ज्यादा नुकसान हो सकता है। भारतीय जनता पार्टी की एक रणनीति रहती है कि तीसरा मोर्चा कर दें, को दूसरा कर दें। उसी के तहत इन्होंने
पीके को भेजा है वहां पे, पीके अपनी पार्टी को बनाने, वो वोट कटवा पार्टी के रूप में काम कर रहे हैं, कुछ और दूसरे लोगों को लगाया गया है। अब भारतीय जनता पार्टी का इवेंट करने में, भारतीय जनता पार्टी का शाम दाम दंड भेद करने में कोई सानी नहीं है। आपने देखा वो हारी हुई बाजी भी जीतने की कोशिश करते हैं और कई बार जीत भी जाते हैं। आपने उसके नमूने देखे हैं दिल्ली में, पंजाब में, सॉरी हरियाणा में और दिल्ली में। तो इसलिए भारतीय जनता पार्टी अंत तक लड़ती है, अंत तक कोशिश करती है और शाम धाम दंड भेद सब कुछ वो करती है। भारतीय जनता पार्टी को आज भी अफसोस है कि उत्तर प्रदेश के लोकसभा चुनाव में जो उन्होंने इतनी सारी चीजें करी वो उसमें फेल कैसे हो गए। इसके अलावा मुझे, अगर आप पिछले 10 साल में कहीं भी आप देखेंगे, भारतीय जनता पार्टी फेल नहीं हुई है अपने किसी भी हथकंडे में। तो वो हथकंडे बिहार में चला रही है और मुझे अब लगता है कि उत्तर प्रदेश में जैसे 2024 में उन्होंने हथकंडे अपने फेल होते हुए देखे थे, उसी प्रकार से उस उनके हथकंडे फेल होते हुए आपको बिहार में दिखाई देंगे। क्योंकि मैं फिर कहता हूं कि बिहार की जनता बहुत जागरूक है और चुनावी तौर पे, राजनीतिक तौर पे बहुत ज्यादा डिस्कशन वहां पे हर चौपाल पे, हर चाय की दुकान पे होता है। जी। तो आपके सूत्र क्या कहते हैं, अभी और कितना इंतजार करना पड़ेगा राष्ट्रीय अध्यक्ष के नाम की घोषणा सुनने के लिए? देखिए प्रज्ञा, ये अभी बिहार का इलेक्शन है, इसका बहाना इन्होंने किया हुआ है और तो बाकी चीजें हो रही हैं। अब आपको पता है कि युद्ध भी अभी खत्म तो हुआ नहीं है, वो तो थोड़ा सा बीच में रुका हुआ है। अब युद्ध कब शुरू हो जाएगा उसका भी बहाना चल रहा है। भाई सीज फायर हुआ है ना, कोई युद्ध जी। की समाप्ति तो हुई नहीं है। हालांकि कई लोग सवाल उठा रहे हैं कि फिर वो भाजपा वाले ही कह रहे हैं कि ये तो युद्ध नहीं था, युद्ध नहीं था तो फिर सीज फायर क्यों है, वहां पे पहलगांव पे हमला क्यों हो गया, वहां की सिक्योरिटी कहाँ थी, वो आतंकवादी कहाँ है, सवाल बहुत है। लेकिन इनको किसी न किसी तरह बहाने का इंतजार है। अब कब तक बहाना चलेगा, कब तक क्या चलेगा, तो चल ही रहा है अभी तो इनका। तो कब तक हो जाएगा ये तो कहना किसी को भी नहीं पता है। लेकिन मैं ये निश्चित तौर पे कह सकता हूं कि भारतीय जनता पार्टी की गुजरात लॉबी के ऊपर संघ का बहुत ज्यादा दबाव है। अब वो दबाव किस रूप में बाहर निकलता है, किस रूप में दिखाई देता है, क्योंकि जो खास राज्य में जिनको मानता हूं, चाहे उसमें राजस्थान हो चाहे मध्य प्रदेश हो, उनके मुख्यमंत्रियों को बदलने का दबाव भी लगातार है। और ये भी हो सकता है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष से पहले उनके मुख्यमंत्री ही बदल जाए, क्योंकि वहां पे भी कहीं ना कहीं संघ का दबाव इनके ऊपर है कि जिस तरह से स्थिति खराब हो रही है राजस्थान में और मध्य प्रदेश की तमाम घटनाएं आपने पिछले दिनों देखी हैं, जिस प्रकार से वहां पे इस तरह का हो रहा है, उसको हटाने के लिए, उसको खत्म करने के लिए पुराने किसी अच्छे मुख्यमंत्री को दोनों स्टेट में लाया जाए, इस तरह की भी चर्चाएं संघ में है। जी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया केपी मलिक सर, आज मैंने आपका बहुत समय ले लिया, दर्शकों का भी बहुत बहुत आभार। तो ऐसे ही तमाम राजनीतिक घटनाओं पर हमारी चर्चा सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा और अपनी महत्वपूर्ण राय सभ्य भाषा में हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। नमस्कार।